अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। जब कोई कहता है कि ये जमीन मेरी है, तो इसका असली मतलब क्या होता है? क्या उस जमीन के नीचे मतलब पाताल तक सब कुछ उसी का है? हमारे एक श्रोता ने रियल एस्टेट कानूनों पर एक बहुत ही दिलचस्प स्क्रिप्ट भेजी है और आज हम जमीन के मालिकाना हक से जुड़े कुछ सबसे अनोखे और छिपे हुए कानूनों की गहराइयों में उतरने वाले हैं। तो सवाल यह है कि अगर किसी की जमीन के नीचे तेल मिल जाए या सोने के सिक्कों से भरा कोई पुराना मटका, तो क्या होगा? क्या वो इंसान रातों रात अमीर बन जाएगा या उसे जेल हो जाएगी? और ये अजीब सा 10 रुपए वाला नियम क्या है? देखिए, ये सवाल सीधे उस सोच को चुनौती देते हैं जो हम सबके मन में होती है कि हमारी प्रॉपर्टी है तो उस पर हमारा पूरा हक है। लेकिन कानून की दुनिया में अधिकार कभी भी मतलब एब्सोल्यूट नहीं होते। वो हमेशा कुछ शर्तों और नियमों के क्या कहते हैं, एक जाल से बंधे होते हैं, खासकर जब बात राष्ट्रीय महत्व की चीजों की हो। स्टेट या अचल संपत्ति कहते हैं तो ज्यादातर लोग तो बस जमीन का एक टुकड़ा ही सोचते हैं। क्या कानून भी इसे ऐसे ही देखता है? नहीं, और ये बहुत ज़रूरी सवाल है क्योंकि सारी बहस यहीं से शुरू होती है। रियल एस्टेट सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा नहीं है। कानूनी भाषा में इसे अधिकारों का बंडल या बंडल ऑफ राइट्स कहते हैं। ये एक पैकेज डील की तरह है। इसे समझने के लिए हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है भूमि, मतलब लैंड। इसमें पृथ्वी की सतह, उसके नीचे की मिट्टी और हाँ, उसके ऊपर का आसमान भी शामिल है। एक मिनट, जमीन के ऊपर का आसमान भी? तो इसका मतलब मेरे घर के ठीक ऊपर जो आसमान है वो भी मेरा हुआ। तो क्या मैं अपने पड़ोसी को मेरे घर के ऊपर से ड्रोन उड़ाने से रोक सकता हूँ? बिल्कुल, आप रोक सकते हैं। एक वाजिब ऊंचाई तक उस हवाई क्षेत्र पर आपका अधिकार है। लेकिन ये अधिकार अनंत नहीं है। एविएशन कानूनों के हिसाब से एक तय ऊंचाई के बाद वो पब्लिक एयर स्पेस बन जाता है जहां हवाई जहाज उड़ सकते हैं। तो आप 500 फीट पर हवाई जहाज नहीं रोक सकते, पर 50 फीट पर पड़ोसी का ड्रोन जरूर रोक सकते हैं। अब बंडल का दूसरा हिस्सा है इम्प्रूवमेंट्स, मतलब उस जमीन पर जो भी पक्के निर्माण है, जैसे आपका घर, दीवारें, बाड़ या जमीन के नीचे की सीवर लाइनें। ये सब जमीन का ही हिस्सा माने जाते हैं। ठीक है, जमीन और उस पर बना घर ये तो समझ में आता है, लेकिन इस बंडल में और क्या है? तीसरा हिस्सा है अटैचमेंट्स या जुड़ी हुई चीजें। ये वो कुदरती चीजें हैं जो जमीन से जुड़ी हैं, जैसे पेड़, पौधे या पानी का कोई सोता। ये सब मिलकर रियल एस्टेट की परिभाषा पूरी करते हैं। अच्छा, यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। चलिए एक पेड़ का उदाहरण लेते हैं। मेरे बगीचे में एक आम का पेड़ है, तो आपके हिसाब से वो रियल एस्टेट का हिस्सा है। लेकिन अगर मैं उसे काट दूं तो क्या होता है? मतलब एक पेड़ कब तक अचल संपत्ति है और कब चल संपत्ति बन जाता है? ये बहुत अच्छा सवाल है और ये कानूनी बारीकी को बहुत अच्छे से दिखाता है। देखिए, जब तक वो पेड़ अपनी जड़ों के साथ जमीन से जुड़ा है, वो रियल एस्टेट है, अचल संपत्ति। उसे जमीन के साथ ही बेचा या खरीदा जाएगा। पर जिस पल उसे काट दिया जाता है, वो लकड़ी का गट्ठर बन जाता है। तब वो पर्सनल प्रॉपर्टी या व्यक्तिगत संपत्ति में बदल जाता है, जिसे आप कहीं भी ले जा सकते हैं। यही सिद्धांत खनिजों पर भी लागू होता है। जब तक खनिज जमीन के नीचे हैं, वो जमीन का हिस्सा हैं, पर जब उन्हें निकाल लिया तो वो पर्सनल प्रॉपर्टी बन जाते हैं। असली सवाल तो ये है कि उस निकाली गई प्रॉपर्टी का मालिक कौन होगा? घर बनाने के लिए नींव खोदनी शुरू की और अचानक नीचे से कच्चा तेल मतलब पेट्रोलियम निकलने लगा। क्या वो इंसान भारत का अगला ऑयल टाइकून बन गया? सीधे और साफ शब्दों में कहूं तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर भारत का एक बहुत ही जरूरी कानून सामने आता है, द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। ये कानून आज़ाद भारत की सोच दिखाता है और ये बिल्कुल साफ करता है कि भारत की जमीन के नीचे के सभी मुख्य खनिज यानी मेजर मिनरल्स पर जमीन के मालिक का नहीं, बल्कि राज्य या केंद्र सरकार का अधिकार होता है। मुख्य खनिज, इसकी परिभाषा क्या है? मतलब क्या क्या आता है इसमें? इसमें लगभग वो सब कुछ आता है जो किसी को रातों रात अरबपति बना सकता है, जैसे कोयला, सोना, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, लोहा, मैंगनीज, यूरेनियम। ये लिस्ट काफी लंबी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार अपने फैसलों में ये साफ किया है कि ये संसाधन किसी एक व्यक्ति की किस्मत चमकाने के लिए नहीं है, क्योंकि ये राष्ट्रीय हित का मामला है। देश की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास इन पर निर्भर करता है। तो एक मिनट, ये तो बड़ी अजीब बात हुई। जमीन मेरी, घर मेरा, लेकिन उसके नीचे का तेल मेरा नहीं। ज्यादातर लोग तो यही सोचेंगे कि सरकार उनकी जमीन छीन रही है। इस छीनने और कानूनी अधिग्रहण में असल फर्क क्या है? यहाँ शब्दों का कानूनी अंतर समझना बहुत जरूरी है। सरकार जमीन छीनेगी नहीं,
बल्कि उसका अधिग्रहण करेगी, मतलब अक्वायर करेगी। ये एक कानूनी प्रक्रिया है जो राइट टू फेयर कॉम्पेंसेशन एक्ट के तहत होती है। सरकार आपको उस तेल की कीमत नहीं देगी, क्योंकि कानून के हिसाब से तेल पहले से ही सरकार का है, वो कभी आपका था ही नहीं। लेकिन आपकी जमीन को अक्वायर करने के बदले सरकार आपको उस जमीन का मुआवजा देगी। और ये मुआवजा कितना होता है? क्या बस जमीन की बाजार कीमत के बराबर? नहीं नहीं, ये अक्सर बाजार मूल्य से कहीं ज्यादा होता है। ये कानून पक्का करता है कि नागरिक को कोई नुकसान ना हो। ग्रामीण क्षेत्रों में तो ये मुआवजा बाजार मूल्य का 4 गुना तक हो सकता है और शहरी क्षेत्रों में 2 गुना तक। तो ये एक तरह का विरोधाभास है। आप अमीर तो बनेंगे, लेकिन उस चीज से नहीं जो आपकी जमीन से निकली है, बल्कि उस जमीन को छोड़ने की कीमत से। सरकार असल में आपकी खोज को नहीं, बल्कि आपकी जमीन के मालिकाना हक को खरीद रही है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। व्यक्ति अमीर जरूर बनेगा, लेकिन तेल बेचकर नहीं, बल्कि अपनी जमीन का एक बहुत अच्छा सरकारी मुआवजा पाकर। वो ऑयल टाइकून नहीं, बल्कि एक जमीन का मालिक होगा जिसे अपनी जमीन की बहुत अच्छी कीमत मिली है। तो ये तो साफ है कि जो चीजें प्राकृतिक रूप से जमीन का हिस्सा हैं, जैसे खनिज, उन पर राष्ट्र का हक है। लेकिन उन चीजों के बारे में क्या जो प्राकृतिक नहीं हैं, जिन्हें किसी इंसान ने जमीन के नीचे छिपाया हो? मान लीजिए तेल नहीं, बल्कि मुगल कालीन सोने के सिक्कों से भरा एक पुराना मटका मिला, क्या ये भी सरकार का है? अब यहाँ मामला और भी पेचीदा और दिलचस्प हो जाता है। इसके लिए हमें आज के कानूनों से निकलकर इतिहास में जाना होगा। यहाँ एक बिल्कुल अलग कानून लागू होता है, द इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट 1878। 1878, मतलब ये कानून आजादी से भी लगभग 70 साल पुराना है। क्या ये सच में आज भी इस्तेमाल होता है? मुझे लगा था ऐसे पुराने अंग्रेजों के जमाने के कानून अब बस किताबों में ही होंगे। जी हाँ, और मजेदार बात यह है कि ये आज भी पूरी तरह से लागू है और देश भर की अदालतें इसका इस्तेमाल करती हैं। ये कानून खजाने को बहुत ही अनोखे तरीके से परिभाषित करता है। इसका सेक्शन 4 कहता है कि कोई भी चीज खजाना मानी जाएगी अगर वो 3 शर्तें पूरी करती हो। पहली, वो जमीन में छिपाई गई हो या बहुत समय से दबी पड़ी हो। दूसरी, उसकी कीमत 10 रुपए से ज्यादा हो। 1 मिनट, बस 10 रुपए? आज के जमाने में तो ये मजाक जैसा लगता है। 1878 में 10 रुपए की क्या कीमत रही होगी? ये एक वाजिब सवाल है। जब 1878 में ये कानून बना था, तब 10 रुपए एक बहुत बड़ी रकम थी। उस जमाने में शायद 1 तोला सोने की कीमत के आसपास। कानून के शब्द भले ही अपडेट नहीं हुए, पर उसकी भावना को समझा जाता है। और तीसरी, सबसे जरूरी शर्त, उसका कोई असली मालिक ना हो या मालिक का पता ना हो। तो अगर मान लीजिए किसी ने मजाक में अपनी स्टील की बाल्टी जमीन में गाड़ दी और भूल गया, और 50 साल बाद किसी और को मिली, तो क्या सरकार उसे भी 10 रुपए से ज्यादा कीमत का खजाना मान लेगी? नहीं, यहीं पर कानून की व्याख्या या इंटरप्रिटेशन काम आती है। सरकार की दिलचस्पी आपकी स्टील की बाल्टी में नहीं है, क्योंकि उसका मालिक अज्ञात नहीं है। सरकार की दिलचस्पी मुख्य रूप से 2 तरह की चीजों में है। पहली, पुरावशेष यानी एंटिक्विटीज, मतलब वो चीजें जो 100 साल से ज्यादा पुरानी है और जिनका कोई ऐतिहासिक महत्व है। और दूसरी, कीमती धातुएं यानी प्रेशियस मेटल्स, जैसे सोना, चांदी या हीरे जवाहरात। ये कानून उन लावारिस और ऐतिहासिक चीजों पर लागू होता है जिनका कोई दावेदार नहीं है। ठीक है, ये समझ में आया। तो अगर किसी को सच में ऐसा कोई खजाना मिल जाए, मान लीजिए वही मुगलकालीन सोने के सिक्कों वाला मटका, तो उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे चुपचाप रख लेना एक ऑप्शन है? मन में तो सबसे पहला ख्याल यही आएगा। चुपचाप रख लेना सबसे बुरा और सबसे खतरनाक ऑप्शन है। ये एक गंभीर अपराध है। द इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट के तहत अगर कोई व्यक्ति खजाना मिलने की सूचना छुपाता है, तो उसे 1 साल तक की जेल हो सकती है, जुर्माना लग सकता है, या दोनों, और वो खजाना तो जब्त होगा ही। तो फिर सही और कानूनी प्रक्रिया क्या है? सही प्रक्रिया ये है कि जैसे ही आपको कोई ऐसी चीज मिले जो खजाना हो सकती है, आप तुरंत खुदाई रोक दें। इसके बाद आपको लिखित में इसकी सूचना अपने जिले के कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, मतलब डीएम, को देनी होगी। कलेक्टर फिर एक ऑफिशियल जांच शुरू करेंगे। वो अखबारों में और सरकारी नोटिस के जरिए एक विज्ञापन देंगे, जिसमें पूछा जाएगा कि क्या इस खजाने का कोई असली वारिस या दावेदार है। इसके लिए 6 महीने का समय दिया जाता है। और अगर कोई दावेदार सामने आ गया तो? मान लीजिए किसी ने कहा कि ये मटका मेरे परदादा ने छिपाया था।
अगर कोई व्यक्ति पक्के सबूतों के साथ ये साबित कर दे कि वो खजाना उसके पूर्वजों का है और वो उसका असली वारिस है, तो कानूनी प्रक्रिया के बाद वो खजाना उसे मिल सकता है। पर यह साबित करना बहुत मुश्किल होता है। ज्यादातर मामलों में कोई जीवित वारिस साबित करना लगभग नामुमकिन होता है। जब कोई वारिस नहीं मिलता, तो कलेक्टर तय करते हैं कि उस खजाने का क्या किया जाए। अगर वो चीज राष्ट्रीय महत्व की है, कोई पुरावशेष है, तो सरकार उसे अधिग्रहित करके किसी म्यूजियम को सौंप देगी। लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से देखें तो कानून सिर्फ सजा नहीं देता, वो ईमानदारी को पुरस्कृत भी करता है। पुरस्कृत, ये दिलचस्प है। किस तरह से? ये इस कानून की एक बहुत अच्छी बात है। कानून में ये प्रावधान है कि खजाना खोजने वाले व्यक्ति को उसका एक हिस्सा इनाम के तौर पर मिलेगा। कुछ मामलों में जमीन का मालिक और खोजने वाला दोनों इनाम के हकदार हो सकते हैं, और अगर सरकार को लगता है कि उस चीज का पुरातात्विक महत्व नहीं है, तो वो पूरा का पूरा खजाना भी खोजने वाले को इनाम में दे सकती है। तो ईमानदारी दिखाने का सीधा सीधा आर्थिक फायदा भी है। तो आज की चर्चा का सार ये है कि जमीन भले ही किसी की हो, रजिस्ट्री किसी के नाम पर हो, लेकिन उसके नीचे की दुनिया नियमों और कानूनों के एक अदृश्य जाल में बंधी है। चाहे वो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी खनिज हो या हमारे इतिहास का कोई भूला बिसरा खजाना, मालिकाना हक उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। बिल्कुल। और इन दोनों कानूनों, खनिज अधिनियम और खजाना अधिनियम, के पीछे एक ही मूल सिद्धांत काम करता है: राष्ट्रीय हित को निजी हित से ऊपर रखने का सिद्धांत। सरकार का मानना है कि देश के खनिज संसाधन और ऐतिहासिक धरोहर किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं है, बल्कि पूरे राष्ट्र की संपत्ति है, और उनका इस्तेमाल देश के व्यापक हित में होना चाहिए, चाहे वो आर्थिक विकास हो या अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजना। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अब जब हम इस चर्चा को खत्म कर रहे हैं, तो मैं एक विचार छोड़ना चाहता हूं। ये कानून 1878 और 1957 में बनाए गए थे, एक ऐसे दौर में जब जमीन की गहराइयों में झांकना किस्मत की बात थी। आज सैटेलाइट इमेजिंग, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार और एडवांस्ड जियोलॉजिकल सर्वे के युग में हम जमीन के नीचे पहले से कहीं ज्यादा देख सकते हैं। तो क्या अचानक कुछ मिलने की धारणा उतनी ही प्रासंगिक है, या इन पुराने कानूनों पर आज की तकनीक के संदर्भ में फिर से विचार करने की जरूरत है, जो खोज और खोजकर्ता के बीच के रिश्ते को नए सिरे से परिभाषित करे?